शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भारत और यूक्रेन के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। पहला MOU मानवीय मदद को लेकर किया गया है। तीसरा MOU कल्चरल कोऑपरेशन को लेकर किया गया है। चौथा MOU मेडिसिन एंड ड्रग्स को लेकर किया गया है। तो देखिए MOU साइन किए गए हैं। समझौता हुआ है भारत और यूक्रेन के बीच। 4 MOU साइन किए गए हैं, जिसमें एग्रीकल्चर और फूड पर MOU साइन किया गया, हस्ताक्षर किया गया है। सांस्कृतिक सहयोग पर जो MOU है उस पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन में ये अहम मुलाकात और इसके दौरान जो अहम चर्चा हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच, उसके बाद ये अहम समझौते हुए हैं जिन पर हस्ताक्षर किए हैं भारत और यूक्रेन ने। मानवीय मदद को लेकर समझौता हुआ है। भारत लगातार मानवीय मदद पहुंचाता भी रहा है यूक्रेन को। भारत ने दवाएं और रसद भी पहुंचाई है समय समय पर यूक्रेन को, और अब एक बार फिर इसको लेकर समझौता हुआ है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953 440 671 पर कॉल करें। सांस्कृतिक सहयोग, मानवीय मदद, फूड और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सहयोग को लेकर भी समझौता हुआ है। मेडिसिन और ड्रग को लेकर भी समझौता किया गया है। भारत ने कोविड के समय पर भी और उसके बाद भी लगातार यूक्रेन को दवाओं की मदद पहुंचाई थी, और अब एक बार फिर ये जो दौरा था प्रधानमंत्री का, उसके दौरान ये अहम समझौते हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन से TV9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, भारत लगातार पहले भी मानवीय मदद और दवा और ज़रूरी सामान यूक्रेन को मुहैया कराता रहा है। अब हस्ताक्षर भी हुए हैं इन अहम समझौतों पर। किस तरह से यूक्रेन में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है उसको देखा जा रहा है, और जो ये समझौते हुए हैं उनसे कितनी मदद मिलेगी? देखिए सुमैरा, मैं पिछले 3 दिनों से यूक्रेन में मौजूद हूं मैं, और इस दौरान यूक्रेनियंस बहुत ज्यादा उम्मीद से हैं। और आप समझिए कि इस वक्त मेरी मौजूदगी राष्ट्रपति भवन के बाहर है, और राष्ट्रपति भवन के बाहर इंडियन नेशनल सॉन्ग को बजाया जा रहा है, जन गण मन बजाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि भारत में ही वो असीम ताकत है जो इस युद्ध को रोक सकता है। और तमाम यूक्रेनियंस इस वक्त राष्ट्रपति भवन के बाहर खड़े थे जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर रहे और ये मुलाकात चलती रही। लगभग 2 से ढाई घंटे तक ये मुलाकात, लंबी मुलाकात चली है, और उसके बाद 4 MOUs पर साइन किया गया है, जिसपे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, एग्रीकल्चर है, फूड है, कल्चर एंड कॉपरेशन है, मेडिकल एंड ड्रग्स है। ये 4 बड़े क्षेत्र हैं जिसमें कई MOU साइन किए गए हैं, जिसमें पहला MOU भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है, और बाकी के MOUs पर जो सचिव हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, उन्होंने इस MOU को साइन किया है। तो लंबी मुलाकात चली है, लंबी बातचीत चली है, और उसके बाद ये उम्मीद यूक्रेनियंस को है कि इस ढाई घंटे में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो यूक्रेनियंस के लिए एक बड़ा संदेश लेकर आएगा। तो मिला जुलाकर लंबी बैठक चली है, और थोड़ी देर बाद MEA की ब्रीफिंग है, उसके बाद ये समझ में आएगा कि क्या कुछ किया गया है और क्या कुछ मिला है इस पूरे मामले में यूक्रेन को। जी विपिन, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। तो आज कीव में PM मोदी और ज़ेलेंस्की की राष्ट्रपति भवन में मुलाकात हुई। PM के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और NSA अजीत डोवाल भी मौजूद रहे। कीव से ये पूरी डिटेल रिपोर्ट देखिए। PM मोदी ने ज़ेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखा, गले लगाया और गर्मजोशी से मुलाकात की। कीव में PM मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच हुई मुलाकात की ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। PM मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जब मिले तो उनके बीच एक अलग ही बॉन्ड और गर्मजोशी दिखी। PM इस बीच ज़ेलेंस्की के कंधे पर न सिर्फ बड़े भाई की तरह हाथ रखे नजर आए, बल्कि उनको गले से भी लगा लिया। PM मोदी ने आगे बढ़कर ज़ेलेंस्की से हाथ मिलाने के बाद उनको गले लगाया। इसके बाद PM मोदी ने ज़ेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखकर उनके साथ काफी देर तक बात की। दोनों राष्ट्र अध्यक्षों ने यूक्रेन नेशनल म्यूजियम का भी दौरा किया। इस म्यूजियम में PM मोदी और ज़ेलेंस्की ने जंग में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित की। PM मोदी ने विजिटर बुक पर भी खास संदेश लिखा। उन्होंने शांति और राहत की कामना की। ये तस्वीरें कीव के फॉमिन बॉटेनिकल गार्डन की हैं। इस गार्डन में महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई गई है। विश्व शांति का संदेश वाली इस जगह पर PM मोदी खास तौर पर गए। उन्होंने इस गार्डन में गांधी जी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की और गांधी जी के सामने सादर नमन किया। तो प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन दौरे पर पहुंचे, और जब वो कीव पहुंचे तो किस तरीके से उनका स्वागत किया गया उसकी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। हम आपको दिखा रहे हैं। ज़ेलेंस्की आपको नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ आगे बढ़ते हुए। वहां मौजूद लोगों से प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान मुलाकात कर रहे हैं, और जैसा कि हमने आपको जानकारी दी कि कई MOU पर साइन भी इस दौरान किया गया है, इस बातचीत के दौरान। और माना जा रहा है कि भारत के इस यूक्रेन
दौरे के बाद शांति वार्ता को लेकर भी कुछ चर्चा होगी और एक तरीके से रिश्तों में सुधार के भी पक्षधर भारत हमेशा रहा है। कोशिश की जा रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध पर विराम लग सके। इस दौरान देखिए मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं। एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कई लिहाज से अहम है और बता दें आपको इस मुलाकात के दौरान कई महत्वपूर्ण बातें दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्ष की तरफ से कही गई है। बच्चों के मेमोरियल पर भी प्रधानमंत्री मोदी को ले जाया गया और ज़ेलेंस्की ने इस दौरान बताया कि किस तरीके से इस युद्ध में अब तक कई बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से संवेदना भी व्यक्त की गई। यूक्रेन के कीव से ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री मोदी जब राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो किस तरीके से उनका स्वागत हुआ, वहां मौजूद तमाम लोगों से उनकी भेंट हुई। डिटेल हम कोशिश कर रहे हैं जुटाने की कि बातचीत क्या हुई दोनों ही देशों के नेताओं के बीच, क्योंकि इससे पहले 8 और 9 जुलाई को पिछले ही महीने पुतिन के साथ जब मुलाकात हुई थी तो उसको लेकर ज़ेलेंस्की की तरफ से कई तरह की बातें कही गई थी। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री मोदी खुद यूक्रेन में मौजूद है, कीव में मौजूद है, तो इस दौरान क्या बातचीत हुई है उस पर हमारी नज़र बनी हुई कि विजिटर रजिस्टर में जब उन्होंने अपनी तरफ से कुछ लिखा है उसकी तस्वीरें भी आपके सामने। तो कीव के राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई। दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। देखिए कीव से राष्ट्रपति भवन से TV9 संवाददाता विपिन चौबे की ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त TV9 भारतवर्ष की मौजूदगी यूक्रेन की राजधानी कीव में डिनिप्रो नदी के किनारे उस प्रेसिडेंशियल हाउस के अंदर है जिसमें प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की रहते हैं। इसी प्रेसिडेंशियल हाउस के अंदर आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, उनका स्वागत किया गया और यहीं पर कई MOU साइन किए गए और इसी प्रेसिडेंशियल हाउस में कई घंटे तक भारतीय प्रधानमंत्री ने गुजारे। इस प्रेसिडेंशियल हाउस की कई सारी विशेषताएं भी हैं, वो भी आपको बताएंगे और हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये यूक्रेन के सबसे ज्यादा सुरक्षित माने जाने वाले जगहों में से एक है। और आपको बताते चले कि इस पूरे 2.5 साल की युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह जिस पर अभी तक एक भी मिसाइल नहीं गिरने दिया गया और सबसे ज्यादा सुरक्षित जगहों में से एक मानी जाती है और इसी प्रेसिडेंशियल हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रहते हैं। एक बार तस्वीरें देखिए और इस प्रेसिडेंशियल हाउस का एक गौरवशाली इतिहास है, लगभग 250 साल पुराना इसको बताया जाता है और इसी प्रेसिडेंशियल हाउस के अंदर ऑस्कर अवार्ड विजेता जो RR फिल्म का गाना नाटो नाटो था वो भी इसी में शूट किया गया था। आपको इसके विशेषताओं के बारे में बताएं तो लगभग तमाम देशों के जो प्रतिनिधि हैं और जो अध्यक्ष हैं या यूं कहें बड़े चेहरे हैं, चाहे जिसमें जो बाइडेन हो, इमैनुअल मैक्रो हो, ऋषि सुनक हो या भारत के प्रधानमंत्री हो नरेंद्र मोदी, वो जब भी कोई इस देश में आता है राष्ट्रपति से मिलने के लिए तो ज़ेलेंस्की के लिए सबसे सेफेस्ट प्लेस है ये और इसी प्रेसिडेंशियल हाउस में मुलाकात किया जाता है। लगभग 5 एकड़ से ज्यादा इलाके में ये फैला हुआ है, 81 कमरे हैं और अब तस्वीरें आप उस मेन हॉल की देख रहे हैं जहां पर जो सबसे बड़ा इस प्रेसिडेंशियल हाउस का प्रतीक माना जाता है। अपने आप में इसे मारियस्की पैलेस भी कहा जाता है और इसके साथ साथ डिनिप्रो नदी के किनारे पर बसा है। 1744 में इसको बनाया गया था और इस भव्य इमारत और इस भव्य गुंबद को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना दिव्य और भव्य होगा। इसका एक पैलेस टूरिस्ट के लिए, एक पैसेज टूरिस्ट के लिए खोला गया है और लेकिन इसके जो बाकी के हिस्से हैं वो बहुत सेफ एंड सिक्योर रखा गया है क्योंकि इसमें इस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति रहते हैं, लिहाजा युद्ध के दौर से यूक्रेन गुजर रहा है, ऐसे में इसकी सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ाई गई है। देखिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यूक्रेन से प्रेसिडेंशियल पैलेस में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा उसकी तस्वीरें जारी की गई हैं। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री से बात करते हुए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। प्रधानमंत्री ने विजिटर्स बुक में जो हस्ताक्षर किए, जो अपनी टिप्पणी लिखी, वो भी तस्वीरें साझा की गई हैं। ज़ेलेंस्की से ये मुलाकात बहुत अहम थी, पूरी दुनिया की नज़रें इस मुलाकात पर टिकी हुई हैं और इस मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच। कई अहम समझौते भी जहां हुए तो वहीं बहुत भावुक पल भी देखने को मिले तब जब मुलाकात हुई ज़ेलेंस्की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की।
खुद स्वागत करने के लिए पहुंचे थे ज़ेलेंस्की प्रधानमंत्री का, और उसके बाद प्रधानमंत्री से तमाम मुद्दों पर, युद्ध से किस तरह से यूक्रेन प्रभावित है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की है उन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी युद्ध की सबसे पहली कैजुअलिटी ट्रूथ होता है, लेकिन जब आज मैं उन बालकों की स्मृति में बनाए हुए म्यूजियम को आपके साथ जाकर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा था। Your Excellency, we've been talking about the war which has been going on for a long time, and the first casualty of the war is truth. Today, when I had an occasion to pay my respects to the children who had lost their lives, and I went to the memorial which was constructed in their memory along with you, my heart was filled with emotions, and my heart felt a great sense of grief. And the casualty of truth is because of the death of innocent children, and it's very painful for any civilized world. For all those people who believe in humanitarian values, for all those people who are sensitive to humanitarian values, such incidents are totally unacceptable. In the whole world, for all those people who believe in humanitarian values, such incidents cannot be accepted. कोई भी व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं कर सकता है। एक्सेलेंसी, इस दर्दनाक परिस्थितियों के बीच भी, Your Excellency, despite those tragic circumstances, you welcomed my delegation and myself with such warmth. I convey my heartfelt gratitude to you for that. मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। एक्सेलेंसी, आज का दिवस भारत और यूक्रेन के संबंधों के लिए एक बहुत Your Excellency, today is a historic day in India-Ukraine relations. Today, for the very first time, an Indian Prime Minister is visiting the land of Ukraine. This on its own is a very historic event. ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। कल आपका नेशनल डे है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। Tomorrow is your national day. It's a very important day, and on my own behalf and on behalf of the 1.4 billion people of India, I convey my very best wishes to you, and I hope and I pray for peace and prosperity of Ukraine. और मैं कामना करता हूँ शांति के लिए, सुख और समृद्धि के लिए। एक्सेलेंसी, 2021 में ग्लासगो में मिले थे। Excellency, in 2021 we had met for the first time in Glasgow, and from the very first meeting with you I felt a very deep sense of friendship with you, and you very respectfully invited me to Ukraine, and at that time I could not even realize that I would be visiting Ukraine under such circumstances. मुझे ऐसी परिस्थिति में यूक्रेन आने की नौबत आएगी। एक्सेलेंसी, हमारे द्विपक्षीय संबंधों में, Your Excellency, despite the difficult circumstances, our bilateral relations are seeing good progress, and I can say that in such a tense environment, progress in our bilateral relations between India and Ukraine reflects the maturity of our bilateral relations. ये प्रगति हम दोनों देशों की मैच्योरिटी को प्रतिबिंबित करती है। एक्सेलेंसी, मैं आज बड़े आदरपूर्वक मेरी उस भावना को व्यक्त करना चाहता हूं कि जब युद्ध के प्रारंभिक दिन थे, Your Excellency, being in Kyiv today, I respectfully convey my very warm feelings and emotions on one particular aspect. When this war started, thousands of Indian children were stuck in Ukraine who had come here to study, and they were stuck in difficult situation. And the way you supported them, the way you helped them, and in such great sensitivity, you not only understood our concerns, but made all efforts to address our concerns. So for that, on my own behalf, on behalf of 1.4 billion people of India, and on behalf of those students who are stuck here and their families, I convey my heartfelt gratitude to you. उस संकट की घड़ी से निकल करके आए हुए उन बच्चों के, उनके परिवारजनों की तरफ से आपका आज मैं
हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, आप भी भली भांति जानते हैं और पूरा विश्व भी जानता है कि युद्ध के समय हमने 2 प्रकार की भूमिकाओं का रास्ता अपनाया। Your Excellency, you are well aware and the entire world knows that regarding the war, India has had a twofold role in all of the situation and we have tried to our best to fulfill our role. First is regarding from the humanitarian perspective. In the time of crisis, there are several types of requirements that the people of Ukraine needed, and to fulfill those requirements, we adopted a humanitarian point of view, and we tried our best to make those demands and requirements fulfilled. And I can assure you that in the future as well, going ahead from this humanitarian point of view, we will always stand with you, and you will find us 2 steps ahead. भारत हमेशा हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा और 2 कदम आगे चलेगा। एक्सेलेंसी, हमने जो दूसरा मार्ग चुना, वो दूसरा मार्ग है युद्ध से दूर रहने का। Your Excellency, the second aspect of our role has been to stay away from the war, but it is with full conviction that we stayed away from the war, but it never meant that we were just an indifferent bystander. We never adopted that role. We were never neutral, and we had a side right from the first day. Our side was peace. Excellency, I come from the land of Buddha, and in my land there is no place for war. I come from the land of Mahatma Gandhi, who showed the path of peace to the entire world. हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं, जिसने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। एक्सेलेंसी, मैं आज जब यूक्रेन आया हूं तब मैं 140 Excellency, today when I have come to Ukraine, I have come with the feelings and sentiments of 1.4 billion people of India, and their sentiments are inspired by humanity. So coming to the land of Ukraine, I have come with the message of peace. शांति का संदेश लेकर के आया। Your Excellency, a few days ago, I hosted the 3rd Voice of Global South Summit, in which 120 countries participated. So on behalf of those countries of Global South as well, I have come with the message of peace. Your Excellency, you well understand and are aware that as far as the peace is concerned, India has made its proactive contribution towards that. And you're also aware that our approach has been people-centric. And I want to tell you and the entire world, this is our conviction and our commitment, and we say it very loudly and clearly. The message is that we respect we support the respect for sovereignty and territorial integrity. This is of utmost priority to us. हम उसका समर्थन करते हैं। कुछ समय पहले समरकंद में जब राष्ट्रपति 2 years ago in Samarkand, when I had met President Putin, I had told him, looking into his eye in front of the media, that this is not the era of war. मैं पिछले दिनों रशिया की मुलाकात के लिए गया था। वहां भी मैंने साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी And last month as well, when I visited Russia to meet President Putin, I told him very clearly that problems cannot be resolved on the battlefield. The only way of resolving problems is through dialogue and through diplomacy, and that without losing any further time, we should move towards that direction. बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दोनों पक्षों को Both sides will have to sit together and to look for ways to come out of this crisis. रास्ते तलाशने होंगे। एक्सेलेंसी, आज हम जब रूबरू मिल रहे हैं तब Your Excellency, today we are meeting in person, and I have come to the land of Ukraine, and I have just visited a memorial dedicated to the children who were martyred in the war, and my heart is filled with emotions and sentiments. So today I would like to have an in-depth discussion with you on the way forward towards peaceful resolution. विशेष रूप से चर्चा करना चाहूँगा। एक्सेलेंसी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि शांति की हर Your Excellency, I assure you that for all those efforts being made towards peace, India is ready to make its proactive contribution, and I personally, as a friend, if there is any role that I can play, I would very much like to play that role towards peaceful resolution. करना चाहूँगा एक मित्र के रूप में
मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एक्सेलेंसी, मैं आज जब आया हूँ, कल नेशनल डे। Your Excellency, I have come on the eve of your National Day, and therefore I would like that all of us work towards early restoration of peace, and India will be ready to make its proactive contribution towards that objective. And once again, I convey my heartfelt gratitude to you for the warm welcome extended to me. आपके स्वागत सत्कार के लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत शांति के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी युद्ध में सबसे पहले शिकार सच होता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ उस स्मारक पर गए थे जो शहीद हुए बच्चों के लिए बनाया गया है, जिनकी शहादत हुई है इस युद्ध में। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि किसी भी सभ्य समाज को, कोई भी समाज जो मानवता में विश्वास करता है, वो इस तरह की विभीषिका में बच्चों के इस तरह से खत्म होने को स्वीकार नहीं कर सकता। इसे भी किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्या कुछ और कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। एक्सेलेंसी, हम लंबे समय से एक बात सुनते हैं कि युद्ध की सबसे पहली कैजुअलिटी ट्रूथ होता है, लेकिन जब आज मैं उन बालकों की स्मृति में बनाए हुए म्यूजियम को आपके साथ जाकर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा था। Your Excellency, we've been talking about the war which has been going on for a long time, and the first casualty of the war is truth. Today, when I had an occasion to pay my respects to the children who had lost their lives, and I went to the memorial which was constructed in their memory along with you, my heart was filled with emotions, and my heart felt a great sense of grief. And the casualty of truth is because of the death of innocent children, and it's very painful. नेपाल में एक दर्दनाक हादसे में 14 भारतीय सेनानियों की मौत हुई है। हादसा नेपाल के तनहू इलाके में हुआ है। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। बस के परखच्चे उड़ गए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम और नेपाल पुलिसकर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। रेस्क्यू टीम 29 लोगों को बचाने में कामयाब रही, लेकिन 14 लोगों के लिए ये यात्रा अंतिम यात्रा साबित हुई। इसी जगह से यूपी नंबर की बस जब गुजर रही थी, तब ड्राइवर ने संतुलन खो दिया और पूरी बस कई फीट नीचे बह रही मार्स यागंडी नदी में गिर गई। खबर के मुताबिक 41 भारतीय यात्रियों को लेकर जा रही यूपी नंबर की बस अबू खैरेनी इलाके में हादसे का शिकार हुई। बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम रवाना हो गई। यूपी के महाराजगंज के एसडीएम को दुर्घटना स्थल पर भेजा गया है। नेपाल सेना के एमआई हेलीकॉप्टर को मेडिकल टीम के साथ राहत कार्य के लिए भेजा गया है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल में दुर्घटना की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। हेल्पलाइन नंबर है 977-985-1107-021। ये बस उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से नेपाल गई थी। आज सुबह नेपाल के पोखरा से जब बस काठमांडू के लिए रवाना हुई, तभी नेपाल के मार्स यागंडी नदी में गिर गई। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में मुख्य आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत मिल गई है। इससे पहले कोर्ट ने आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 4 अन्य डॉक्टरों के पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति दी थी। आरजीकर अस्पताल की डॉक्टर से रेप और मर्डर के मुख्य आरोपी संजय रॉय को सीबीआई ने आज सियालदह कोर्ट में पेश किया, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने संजय रॉय को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट कराए जाने की भी मंजूरी दे दी है, जिसके लिए सीबीआई को उसे 1 दिन की रिमांड पर लेने की इजाजत मिली है। इससे पहले कोर्ट से आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 4 अन्य लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट की भी परमिशन मिल चुकी है। दरअसल जांच आगे बढ़ाने के लिए सीबीआई को आरोपियों से कई सवालों के जवाब चाहिए। सीबीआई ने आरजीकर अस्पताल के जिन 4 कर्मचारियों का पॉलीग्राफ टेस्ट करने का फैसला किया है, उसमें 2 फर्स्ट ईयर पीजीटी के डॉक्टर अर्का और सौमित्र हैं। इसके अलावा एक हाउस स्टाफ गुलाम और एक इंटर्न सुभदीप भी शामिल है। सीबीआई ने इनका पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का फैसला इसलिए किया क्योंकि 2 डॉक्टरों के फिंगरप्रिंट सेमिनार रूम में पाए गए। वहीं हाउस स्टाफ को सीसीटीवी में पहली मंजिल की इमरजेंसी से तीसरी मंजिल पर जाते हुए देखा गया। इंटर्न सुभदीप भी तीसरी मंजिल पर था और पीड़िता से बातचीत की थी। कोलकाता की सियालदह कोर्ट में संजय रॉय की पेशी के दौरान वकीलों ने नारेबाजी की और उसे फांसी देने की मांग की। कोर्ट परिसर से हमारे संवाददाता कुमार कुंदन की रिपोर्ट देखिए।
संजय राय को फांसी दो और जस्टिस के नारों से पूरा गुंजयमान हो उठा है सियालदह कोर्ट के परिसर के अंदर भी जो स्टाफ है, जो लोग हैं, वो भी आपको देख रहा होगा यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अक्सर इस तरह की तस्वीर कम देखने को मिलती है जब कोर्ट स्टाफ या एक तरह से कह सकते हैं वकील और जो लोग हैं वो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आप देखिए ऊपर जो थर्ड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे सुनवाई हो रही है और थर्ड फ्लोर पे जितने भी लोग हैं वो वहाँ प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो सियालदह स्टेशन के सामने की तस्वीर है, यहाँ पे आम लोग भी प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, ये फांसी की डिमांड कर रहे हैं। तो ये सियालदह कोर्ट में आज संजय राय को पेश किया गया है। वह मुख्य आरोपी है पीड़िता के कत्ल को लेकर, और पुलिस का चूंकि आज रिमांड खत्म हो रही थी तो सीबीआई ने अपनी दलील वगैरह पेश की है कि उन्हें पॉलीग्राफी टेस्ट और तमाम तरह की चीज़ें करनी है। संजय राय को संभवतः प्लेस ऑफ अकरेंस पे भी लिया जाए। इन सभी चीज़ों के लिए उसके रिमांड की ज़रूरत है। उसके लिए सीबीआई आज सियालदह कोर्ट आई हुई है और इन सब के बीच ये प्रोटेस्ट हो रहा है। और इधर रांची में बीजेपी युवा मोर्चा की रैली के दौरान जमकर हंगामा हुआ। युवा मोर्चा ने झारखंड सरकार के खिलाफ मोरहाबादी में युवा आक्रोश रैली का आयोजन किया था। मोरहाबादी मैदान में युवा आक्रोश रैली खत्म होने के बाद बीजेपी युवा मोर्चा के नेतृत्व में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सीएम आवास की ओर बढ़ रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके। कई समर्थक कटीले बैरिकेडिंग पर खड़े हो गए, प्रदर्शन करने लगे। इसी दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और रैली में शामिल बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार भी की। इसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। पुलिस के रवैये से नाराज झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी के कई नेता धरने पर बैठ गए और हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये तो समझ में आ गया ना कि किस प्रकार से हेमंत सोरेन डरे हुए हैं, पूरी सरकार घबराई हुई है। कभी तो वो कांटा की तार लगा रखा, आज तक ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं देखा। कोई कांटेली तार लगाया जाता है। भाई लोकतंत्र में रैली करना, प्रदर्शन करना, धरना करना, घेराव करना, ये हमें संवैधानिक अधिकार है। ओडिशा विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ है। सदन की कार्यवाही के दौरान बीजेडी और कांग्रेस के विधायक अध्यक्ष के आसन तक पहुंच गए और छीना झपटी करने लगे। हंगामा इतना ज्यादा बढ़ा कि बीजेडी और कांग्रेस के नेता सदन के बीचों बीच आकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इतना ही नहीं, देखते ही देखते ये विधायक अध्यक्ष के आसन के ऊपर चढ़ने लगे। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि आसन स्पीकर सुरमा पाधी अपने आसन पर बैठी हैं और विधायकों के इस हो हंगामे के कारण बेहद असहज महसूस करती नजर आ रही हैं। इस हंगामे के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे हैं। तो विरोधी दल का जो डिमांड है, हम लोगों का जो डिमांड है, हम लोग ये कह रहे हैं कि आप आइए डिस्कस कीजिए इस घटना को, जितना सेंसिटिव घटना है इसके बारे में डिस्कस होना चाहिए। इसीलिए वो लोग नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जो एक्साइज मिनिस्टर का वो रेजिग्नेशन हम लोग डिमांड किए हैं, वो रेजिग्नेशन जब तक नहीं देंगे तब तक ये ऐसे ही चलेगा। हम लोग रेडी है डिस्कशन के लिए। हम लोग स्पीकर इज अलाउइंग टू डिस्कस फॉर डिस्कशन ऑन द एडजर्नमेंट मोशन, बट दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। देयर ओनली डिमांड इज रेजिग्नेशन ऑफ एक्साइज मिनिस्टर। इट इज नॉट द पॉलिसी, इट इज नॉट द रूल। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से अमित शाह के 10 सवाल। नेशनल कांफ्रेंस के घोषणा पत्र के वादों पर पूछे गए हैं सवाल। पहला सवाल ये कि जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का क्या समर्थन करती है कांग्रेस पार्टी। दूसरा सवाल ये कि धारा 370 बहाल करके अशांति लाना चाहते हैं क्या। तीसरा सवाल अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है क्या कांग्रेस पार्टी। और चौथा सवाल ये कि पाकिस्तान से एलओसी ट्रेड का समर्थन भी करती है क्या। पांचवा सवाल आतंकवाद और पत्थरबाजी में शामिल लोगों को सरकारी नौकरी में बहाल करना चाहिए क्या। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के आधार पर ये सवाल पूछे गए हैं कांग्रेस पार्टी से बीजेपी द्वारा। एनसीपी एससीपी अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो या उनकी पार्टी का कोई भी नेता महाविकास अघाड़ी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं होगा। महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, इस बात की चर्चाएं उद्धव ठाकरे के बयान के बाद तेज हो गई थी। उद्धव ने कहा था कि 4 दीवारों के भीतर ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा तय करें। ठाकरे ने यह भी कहा कि जिसे ज्यादा सीट मिलेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि महाविकास अघाड़ी के घटक दल जिस नेता को मुख्यमंत्री बनाएंगे उसे मेरी सहमति होगी। चेहरे की घोषणा की जानी चाहिए।
लेकिन शरद पवार के बयान ने चेहरा घोषित करने की उद्धव की सलाह पर पानी फेर दिया है। पवार ने कहा कि मेरी पार्टी में कोई मुख्यमंत्री पद को लेकर इच्छुक नहीं है, न ही हम किसी का चेहरा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि राज्य में सत्ता परिवर्तन हो, जनता की भलाई के लिए हम अच्छी सरकार देना चाहते हैं। सत्ता परिवर्तन करना हमारी पहली प्राथमिकता है। अभी मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं का सवाल खड़े करने का कोई मतलब नहीं है। हमारे में से तो कोई नहीं होगा, मैं तो बिल्कुल नहीं रहूंगा। कांग्रेस के बयानों से भी जाहिर है कि वो भी सीएम का चेहरा घोषित करने के पक्ष में नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एम्स समेत सभी मेडिकल कॉलेज में दीक्षांत समारोह के लिए नया ड्रेस कोड जारी किया है। अब ऐसे मौके पर स्थानीय भारतीय परंपराओं के आधार पर ड्रेस डिजाइन किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी किए गए पत्र में लिखा है कि मेडिकल शिक्षण संस्थानों में दीक्षांत समारोह के दौरान छात्र काली पोशाक और टोपी पहनते हैं। ये पोशाक ब्रिटेन ने मध्य युग के दौरान यूरोप और अपने उपनिवेशों में लागू किया था। ये परंपरा औपनिवेशिक विरासत है, इसे बदलने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एम्स और मेडिकल शिक्षा देने वाले सभी सरकारी संस्थानों को जो मेडिकल शिक्षा प्रदान करते हैं उनको निर्देश दिया है कि दीक्षांत समारोह के लिए भारतीय परंपराओं के मुताबिक ड्रेस डिजाइन करवाएं। जिस राज्य में संस्थान स्थित है वो उस राज्य की परंपराओं के आधार पर ड्रेस डिजाइन करवाएगा। डिजाइन का अप्रूवल स्वास्थ्य मंत्रालय करेगा। इस आशय का प्रस्ताव स्वास्थ्य सचिव के विचार और अनुमोदन के लिए मंत्रालय के संबोधित प्रभागों के माध्यम से मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने लेटर में यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री के पंच प्राण का संदर्भ भी प्रस्ताव में शामिल किया जाना चाहिए। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का काम तेजी से चल रहा है। नर्मदा नदी पर करीब 1.5 किलोमीटर लंबा ब्रिज बन रहा है। देखिए पूरी खबर। तस्वीरें मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की है। नर्मदा नदी पर पुल बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ने वाली बुलेट ट्रेन नर्मदा नदी के ऊपर से गुजरेगी। गुजरात के भरूच जिले में बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 1.4 किलोमीटर लंबा पुल तैयार किया जा रहा है। ये पुल सूरत और भरूच के बुलेट ट्रेन स्टेशनों के बीच तैयार हो रहा है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए नर्मदा नदी पर पुल का काम वेल फाउंडेशन पर किया जा रहा है। वेल फाउंडेशन एक तरह की गहरी नींव है जिसे नदियों में बनाया जाता है। ज्यादातर इसका इस्तेमाल पुलों जैसे भारी भरकम स्ट्रक्चर को सपोर्ट देने के लिए होता है। अहमदाबाद से मुंबई तक 508 किलोमीटर लंबे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए कुल 24 पुल बनाए जाने हैं। इस प्रोजेक्ट के अब तक 9 पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है, तो वलसाड जिले में पहली पहाड़ी सुरंग भी बनकर तैयार है। बुलेट ट्रेन रूट में कुल 12 स्टेशन होंगे, इनमें से 8 गुजरात और 4 महाराष्ट्र में पड़ेंगे। यात्रियों को इन स्टेशनों पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। साल 2035 तक भारत के पास अपना स्पेस स्टेशन होगा। इस स्पेस स्टेशन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आज दिल्ली में इस स्पेस स्टेशन का एक मॉडल दिखाया गया है। देखिए TV9 संवाददाता पीयूष पांडे की ग्राउंड रिपोर्ट। भारत अंतरिक्ष में 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन स्थापित कर लेगा। सबसे पहला जो मॉड्यूल भेजा जाएगा वो छोटा होगा और इसके बाद कुल 5 मॉड्यूल भेजे जाएंगे, जिसमें से पहला मॉड्यूल छोटा और उसके बाद उससे बड़ा और फिर सबसे अंतिम में जो 5वां मॉड्यूल होगा वो सबसे बड़ा होगा और स्पेस में भारत अपना स्टेशन बना लेगा। अमेरिका, रशिया, चाइना और अब भारत अपना स्पेस स्टेशन तैयार करके वहाँ पर ख़ास तौर पर जो मिशंस हैं उनको अंजाम देने के लिए और वहाँ पर अंतरिक्ष की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए, ये सारी व्यवस्था के लिए अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन स्थापित किया जाएगा। देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये स्पेस स्टेशन है जो 2035 तक भारत स्पेस में स्थापित करेगा और इसरो के लिए ये बड़ी कामयाबी होगी। गाजियाबाद स्टेशन पर मेट्रो में सीट पर बैठने को लेकर 2 यात्रियों के बीच पहले कहासुनी हुई, फिर बहस बढ़ी। इसके बाद दोनों पैसेंजरों के बीच मेट्रो कोच के अंदर खूब मारपीट हुई।
जबरदस्त हंगामा, जमकर हाथापाई, 2 यात्रियों के बीच चले लात घूंसे। तस्वीरें गाजियाबाद मेट्रो में हुई मारपीट की। गाजियाबाद में मेट्रो के अंदर सीट को लेकर 2 पैसेंजर आपस में भिड़ गए। इनमें एक पैसेंजर ने खुद को हापुड़ पुलिस की क्राइम ब्रांच का जवान बताया तो दूसरे शख्स ने कहा कि तुम कोई कमिश्नर नहीं हो। इसी बात पर दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि नौबत मारपीट तक आ गई। क्राइम ब्रांच का जवान बताने वाला शख्स दूसरे युवक को पीटते हुए मेट्रो से बाहर तक ले गया। दरअसल 2 शख्स दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ मेट्रो में आ रहे थे। एक सीट खाली थी। सबसे पहले उस पर एक शख्स आकर बीच में बैठा। इसके बाद एक और पैसेंजर आया। उसने पहले से बैठे यात्री से थोड़ा साइड होकर बैठने के लिए कहा ताकि वो भी आराम से बैठ सके। इसी बात पर दोनों में कहासुनी हो गई। फिर दोनों ने एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लिया और हाथापाई शुरू हो गई। कुछ लोगों ने बीच बचाव कराया। गाजियाबाद मेट्रो में सीट पर बैठने को लेकर हुई मारपीट अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। कई तथ्य जुटाए गए हैं। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में 4 साल की बच्ची से यौन शोषण के मामले में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली के शाहबाद डेरी क्षेत्र में 4 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण के आरोपी के घर को गुस्साई भीड़ ने जला दिया। इस वक्त मैं शाहबाद डेरी के उसी कॉलोनी में मौजूद हूं और उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर आरोपी का ये मकान हुआ करता था झुग्गियों में, और आप देख सकते हैं कि इसको आग के हवाले कर दिया गया था। जैसे ही घटना का पता चला लोगों में बहुत गुस्सा था इस बात को लेकर। हालांकि परिवार उससे पहले ही यहाँ से निकल चुका था और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसके बावजूद गुस्साई भीड़ ने इस पूरे मकान को यहाँ पर आग के हवाले कर दिया। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा मकान जो है वो खाक में तब्दील हो चुका है। दूसरी तरफ भी आपको तस्वीरें दिखाएं तो घर के सामान यहाँ पर जले हुए पड़े हैं। और जैसे कि जानकारी सामने आ रही कि घटना की खबर जैसे ही लगी तो आरोपी के माता पिता पहले ही यहाँ से जा चुके थे और उसको भी गिरफ्तार समय रहते पुलिस ने कर लिया। लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोगों में इस घटना के प्रति भारी गुस्सा है, क्योंकि जो आरोपी है उसकी उम्र 22 साल के करीब बताई जाती है और बच्ची 4 साल की थी जिसके साथ यौन शोषण के आरोप जो हैं वो लगे हैं। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू कर दी है और लगातार इस मामले में छानबीन और जांच चल रही है।